हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका आज 18वां टेस्ट है और इस 18वें टेस्ट के अंदर अपने यूनिट नंबर 3 के टॉपिक मुग़ल काल के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हमने ये देखा था कि मुग़ल काल के अंदर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ दी गई हैं, तो वो सारा अपने एक साथ ही मुग़ल काल के अंदर बात करने वाले हैं। आज के इस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 25 प्रश्नों की अपने बात करेंगे और सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि मुग़ल प्रशासन के दौरान ज़िले को जो है किस नाम से जाना जाता था। हमें बताना है कि ज़िले को मुग़ल काल में किस नाम से जाना जाता था। अहर था, विश्यास था, सूबा था या फिर सरकार था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सरकार। क्या कहा जाता था मुग़ल काल के अंदर? ज़िले को सरकार कहा जाता था। देखिएगा दोस्तों, प्रांत हुआ करते थे, प्रांत को हम कहते थे सूबा और उस सूबे के नीचे ही हुआ करते थे ज़िले और ज़िले को ही अपने कहा करते थे सरकार। फिर ये सरकार या जो ज़िले हैं वो भी आगे परगना या महल के अंदर बटे हुए करते थे। इनको इस रूप से बांटा गया था और यहाँ पर देखिए कई प्रकार के अधिकारी भी हुआ करते थे, जैसे कि फौजदार होता था, अमलगुजार हुआ करता था, काजी हुआ करता था या फिर कोतवाल हुआ करता था। इस तरह के जो अधिकारी है वो यहाँ पर हुआ करते थे दोस्तों। तो समझ गए होंगे ज़िले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। और प्रांत जो हैं सबसे बड़ा अपने ये प्रांत मान सकते हैं। प्रांत के नीचे होते थे ज़िले और ज़िले के नीचे हुआ करते थे परगना या महल। इसको आगे और बांटा गया था दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि मुग़ल काल में सेना का प्रधान कौन हुआ करता था? सेना का प्रधान क्या कहलाता था? तो शहनाए पील कहलाता था, मीर बख्शी कहलाता था, वज़ीर कहलाता था या सवाहिन निगार कहलाता था दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मीर बख्शी। यानी सेना का प्रधान क्या कहलाता था? मीर बख्शी कहलाता था। ये सैन्य विभाग का जो है प्रधान हुआ करता था। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, चाहे कोई उच्चाधिकारी हो या फिर मनसबदार, सभी श्रेणियों के मनसबदारों की अपने बात कर रहे हैं। सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के जो आदेश जारी हुआ करते थे वो इसी के द्वारा किए जाते थे। इसके अलावा हम देखें, घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी वो प्रक्रिया हो, चाहे सिपाहियों का मुआयना करना हो, चाहे सिपाहियों का मुआयना करने का काम हो, ये सारे काम जो है इसी के द्वारा हुआ करते थे। और ये देखिएगा, एक सरखत नाम का पत्र भी जारी किया करता था। सरखत नाम का एक पत्र भी जारी किया करता था, प्रमाण पत्र होता था एक प्रकार का। इस पे हस्ताक्षर करके जो है सैनिकों का मासिक वेतन है वो भी निर्धारित करने का कार्य यही किया करता था दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा, प्रांतों के अंदर भी इसके अधीन जो है वो बख्शी हुआ करते थे और इन बख्शियों पर जो नियंत्रण है वो मीर बख्शी का ही हुआ करता था दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वो है अहदी वे घुड़सवार सिपाही हुआ करते थे। यानी कौन से थे, क्या क्या करते थे? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, सम्राट ही जिसका आसन कर्नल हुआ करता था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। दोस्तों, हमें इसका सही आंसर बताना है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 1, 3, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2 और 3 सही है या फिर 1 और 4 सही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी कि 1, 2 ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन ये बात जो है सही नहीं है। देखिएगा दोस्तों, मुग़ल काल में कौन हुआ करते थे? मनसबदार हुआ करते थे। ये हम पीछे भी बढ़ चुके हैं। लेकिन इन मनसबदार के अलावा 2 प्रकार के और जो हैं घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, जिन्हें हम कहते थे, एक तो अहदी हुआ करते थे, एक हुआ करते थे दाखिली। हम किसकी बात कर रहे हैं? अहदी की बात कर रहे हैं। अहदी जो सैनिक हुआ करते थे वो बादशाह के द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसको बादशाह के द्वारा नियुक्ति मिलती थी और ये एक प्रकार से बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य किया करता था।
इनका ये जो मनसबदार हैं इनके साथ में अहदी का कोई संबंध नहीं हुआ करता था। डायरेक्ट ये देखिएगा बादशाह से नियुक्त किए जाते थे दोस्तों। हाँ, लेकिन बादशाह अगर उसको आदेश देता तो फिर वो मनसबदारों के साथ में नियुक्त किया जा सकता था। ये अपने आप इसको लेकर के नहीं जा सकते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये प्रत्यक्ष रूप से जो है वो बादशाह के अधीन ही हुआ करते थे। बादशाह के और इनकी भर्ती भी जो है, चाहे वेतन हो, चाहे उसको कपड़े मिलते हो, चाहे घोड़े मिलते हो, सारे के सारे जो हैं अहदी को कहाँ से मिलते थे, वो राज्य के द्वारा दिए जाते थे, राज्य की ओर से मिलते थे। और इसके लिए अलग से एक दीवान और बख्शी की व्यवस्था भी की गई थी दोस्तों। यहाँ उस समय की बात है कि लगभग एक अहदी जो घुड़सवार हुआ करता था उसको 500 रुपये का वेतन मिलता था, जबकि जो एक साधारण घुड़सवार हुआ करता था उसको 12 से 15 रुपये ही मिलते थे। तो देख सकते हैं आप इसका महत्व कितना था। अब बात करें अकबर के समय की आए तो इनका महत्व काफ़ी बढ़ गया था। इनकी संख्या भी लगभग 12,000 थी। अकबर के समय इनकी संख्या 12,000 हो गई थी। और ये देखिएगा बादशाह के सबसे ज़्यादा योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे, जिन्हें अपने अहदी कहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ बात की है। ये देख सकते हैं इनमें से जो है 3 तथ्य सही हैं। अपनी सेवाएं करके प्रदान की, सरदार के साथ अपने आप को संलग्न नहीं किया, और सम्राट ही जिनका आसन कर्नल हुआ करता था दोस्तों। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन हुआ करता था दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास में सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुखिया हुआ करता था, लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था, या फिर पत्र व्यवहार विभाग का कोई अधिकारी हुआ करता था दोस्तों। इसमें जो सही आंसर है वो है लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। देखिएगा मुगल प्रशासन के अंतर्गत जन आचरण जो है उसका निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण विभाग का गठन किया हुआ था, एक निरीक्षण विभाग हुआ करता था। और इसी विभाग का जो प्रधान है वो कौन हुआ करता था, मुहतसिब। और इस मुहतसिब का कार्य जो था वो सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था, यानी सार्वजनिक आचरण जो है, लोक आचरण है, वो अच्छा रहे, ये बनाने का उसका कार्य हुआ करता था। देखिए दोस्तों, आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर जो था उसने नगरों के अंदर मदिरा की जो बिक्री है वो बंद करवा दी थी, उसका निषेध करवा दिया था। और साथ ही साथ देखिएगा वेश्याओं का प्रवेश है वो भी निषिद्ध करवा दिया था दोस्तों, वो भी निषिद्ध था। उनके लिए एक अलग से नगर बना दिया था, एक नया स्थान बना दिया था। उस स्थान को कहा जाता था शैतानपुरी। तो देखिएगा कौन हुआ करता था, मुहतसिब हुआ करता था, लोक आचरण अधिकारी। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा जो है वो खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी, यानी हमें बताना है कि मनसबदारी प्रथा जो है वो क्यों चालू की गई थी दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास में सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको मुगल काल के जो है प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ना है और सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दिशा को पढ़ना है तो इसका एक पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, रीट की एसएसटी की जो कंप्लीट क्लासेस का पूरा लिंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो देख करके आप पिछला सिलेबस पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ये जो था किस लिए चालू की गई थी, इसलिए चालू की गई थी ताकि जो है साफ सुथरा प्रशासन लागू किया जा सके। अगर हम अपने ये कहें कि मनसबदारी का प्रारंभ अगर माने भारत में तो ये अकबर के समय से स्वीकार किया जाता है। ये दशमलव प्रणाली से संबंधित थी, ये दशमलव प्रणाली पर आधारित हुआ करती थी और मंगोलों की ही एक सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी। किसकी सैन्य व्यवस्था थी, मंगोलों की थी। और इसका जो कुछ प्रभाव है वो दिल्ली सल्तनत पर भी दिखाई पड़ता है दोस्तों। मुगलों की सैन्य व्यवस्था का ही आधार रहा होगा ये। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो सही आंसर हमारा है वो कौन सा है, ताकि साफ सुथरा प्रशासन जो है वो लागू हो सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था। ऑप्शन है लूट थी, राजगत संपत्ति थी, भू राजस्व था, या कर था। दोस्तों ये प्रश्न आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा से ही राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत क्या रहा है, भू राजस्व रहा है। भू राजस्व जो है राज्य की आय का मुख्य स्रोत था और यहाँ यही हमारा सही आंसर भी है दोस्तों। भू राजस्व जो है वो इसका मुख्य आधार हुआ करता था। देखिएगा मध्यकालीन अगर भारत की अपने बात करें तो बाबर का जब टाइम था, बाबर के समय के अंदर
पूरा जो भूमि थी, संपूर्ण भूमि को जो है वो जागीरों के अंदर बांट दिया गया था। किसमें बांट दिया गया था? जागीरों के अंदर बांट दिया गया था। उसके बाद में हुमायूं आते हैं। हुमायूं ने देखिएगा इस हेतु भू राजस्व या भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया था। शेरशाह के समय में एक सुव्यवस्थित जो अपने लगान व्यवस्था अपने कह सकते हैं कि उस समय उसका प्रबंधन किया गया था, लेकिन वो व्यवस्था भी जैसे ही इस्लाम शाह की मृत्यु होती है तो उसके बाद में समाप्त हो जाती है दोस्तों। अब अगर इसमें मुख्य नाम आता है तो वो अकबर का ही आता है। अकबर ऐसे पहले मुगल सम्राट थे जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया था और अपना ऐसा कह सकते हैं कि मध्यकाल की श्रेष्ठतम जो लगान पद्धति थी उसका निर्माण जो है वो उनके द्वारा किया गया था। सामान्यतः उस समय उपज का 1/3 भाग जो है वो भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। कालांतर में वो बढ़ता भी रहा और अब अगर हम शाहजहां के समय की बात करें तो ये बढ़ करके देखिएगा 50% तक हो गया था दोस्तों। और दोस्तों शाहजहां ने तो देखिएगा भू राजस्व को वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा को भी चालू किया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो हमें बताना है मुगल काल में मददे मास क्या हुआ करता था। मददे मास जो है वो किसको इंगित करता है दोस्तों? मददे मास क्या हुआ करता था? चुंगी कर था, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन थी या फिर बुआई कर हुआ करता था। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त यानी अनुदान में दी गई भूमि हुआ करती थी। विद्वानों या फिर धार्मिक लोगों को जो है भूमि दी जाती थी उसे मददे मास कहा जाता था। इसे सयूर, एक और नाम आता है इसका, सयूरगल भी कहा जाता था इस प्रकार की भूमि को। और दान दी जाने वाली समस्त जो भूमि हुआ करती थी उसका निरीक्षण सद्र करने का कार्य किया करता था। उसका दायित्व था वो ये देखे कि अनुदान में दी गई जो भूमि है उसका किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो। ये भूमि जो है वो स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी और ये अनुग्राही जो है जिसको अनुदान मिला है तो उसके पास में ये वंशानुगत रूप से चलती रहती थी। इसे हम मददे मास के नाम से जानते थे। तो समझ गए होंगे कौन सी थी ये? विद्वानों को दी जाने वाले, चाहे वो धार्मिक हो, उनको दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि हुआ करती थी, कोई टैक्स नहीं लगता था। अगला जो हमारा प्रश्न है 8वां प्रश्न, मुगल शासन काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? रुपया कहलाता था, दाम कहलाता था, टंका कहलाता था या फिर शमसी कहलाता था? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दाम। तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। देखिएगा जो टकसाल हुआ करती थी, टकसाल के अधिकारी को अपने दरोगा कहा करते थे। वहां पर सोने के सिक्के भी बनते थे, चांदी के सिक्के भी बनते थे और तांबे के सिक्के भी बनते थे। चांदी का जो सिक्का हुआ करता था उसे अपने रुपया कहते थे और तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। ये जो है विशेषतः अकबर के द्वारा चलाया गया था। ये रुपए के 40वें भाग के बराबर हुआ करता था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? भोज ने, सिद्धराज जयसिंह ने, जैन उल आबिदीन ने या फिर अकबर ने? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अकबर। अकबर ने देखिएगा राम और सीता की आकृतियों वाले कुछ रामसीय देवनागरी लिपि वाले सिक्कों को चलाने का कार्य किया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या हुआ करता था? धार्मिक कर था, लगान निर्धारण करने का तरीका था, धन कर था या फिर संपत्ति कर हुआ करता था? दोस्तों बंटाई क्या था? लगान निर्धारण करने का एक तरीका हुआ करता था। देखिएगा ये एक लगान को निर्धारित करने की पद्धति थी जिसके अंदर उपज का जो बंटवारा है राज्य और किसान के साथ में हुआ करता था, उन दोनों के बीच में होता था दोस्तों। ये जो बंटाई है वो 3 प्रकार की होती थी। खेत बंटाई, दूसरा अपने कहते थे लेक बंटाई और तीसरा हुआ करता था रास बंटाई। तो बंटाई जो है वो 3 प्रकार की हुआ करती थी। ये लगान को निर्धारित करने का एक तरीका हुआ करता था, पद्धति थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, चित्रकला में मुगल शैली का आरंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हुमायूं ने। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का जो आरंभ है वो हुमायूं के समय से माना जाता है। मुगल चित्रकला की नींव जो है वो हुमायूं के शासनकाल में ही रखी गई थी। जब वो फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन पर था, फारस और अफगानिस्तान में देखिए निर्वासन पे था, तो उस समय की बात है। एक तो था मीर सैयद अली और दूसरा हुआ करता था अब्दुल समद।
अब्दुल समद, ये दो व्यक्ति जो थे ये पारसी चित्रकार हुआ करते थे। कौन से चित्रकार थे? पारसी चित्रकार थे। इन्होंने देखिए सेवाएं दी और इनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की जो शुरुआत है वो मानी जाती है और इन दोनों ने मिलकर के ही एक उन्नत कला संगठन की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये किस कला शैलियों से संबंधित माने जाते हैं? दोस्तों शिल्पकला से, चित्रकला से, नृत्य से या फिर संगीत से? दोस्तों ये चित्रकला के प्रकार हैं, चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं जिनको स्कूल के रूप में अपने देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब को दक्षता प्राप्त थी? सितार था, पखावज था, वीणा था या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वीणा। हालांकि देखिए औरंगजेब जो है संगीत को इस्लाम विरोधी मानता था और उस पर पाबंदी भी लगा दी थी उसके द्वारा, लेकिन फारसी भाषा में वो देखिए उसने उसके समय में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई थी। औरंगजेब संगीत विरोधी था लेकिन फिर भी वो एक कुशल वीणा वादक जो है वो स्वीकार किया जाता है, माना जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे थे? तो हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम, जेबुनिसा बेगम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गुलबदन बेगम के द्वारा जो है ऐतिहासिक विवरण लिखे गए थे। दोस्तों ये बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? ये बाबर की पुत्री थी और 1523 के लगभग इसका जो है जन्म हुआ था। इसने एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। अकबर भी इसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया करता था और गुलबदन बेगम स्वयं भी लिखती है कि अकबर के ही आदेश पर उसने बाबर और हुमायूं का जो इतिहास है वो लिखने का कार्य किया था। दोस्तों इसमें उसने हुमायूं और कामरान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन भी किया है। दोस्तों तो इस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक भी रह जाती है और महिला भी रह जाती है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हमें सुमेलित करना है। दोस्तों बाबर की थी तुजुके बाबरी, हुमायूं हुमायूंनामा की, शेरशाह तारीख शेरशाही और अकबर के समय तबकाते अकबरी थी। दोस्तों इनमें से हमें जो है वो सुमेलित करना है। तुजुके बाबरी जो है वो बाबर की रचना है या नहीं, इनमें से अगर अपने सही सुमेलित देखें कौन सा है तो वो रह जाता है पहला, यानी बाबर की जो रचना है वो बाबर की प्रसिद्ध कृति जो है वो तुजुके बाबरी मानी जाती है। ये तुर्की भाषा की है। कौन सी भाषा की है? तुर्की भाषा की है और मुबैयान शैली में लिखी गई है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे हम बात करें, हुमायूं नामा जो है वो किसकी थी? ये गुलबदन बेगम की है। हुमायूं नामा किसकी लिखी हुई है? गुलबदन बेगम की लिखी गई है। और तारीख शेरशाही की बात करें तो ये अब्बास खां शरवानी के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों और तबकाते अकबरी की बात करें तो ये लिखी गई थी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तो ये अब सुमेलित हो जाएंगे सारे के सारे। अगले प्रश्न की बात करें, मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी थी? अदालती भाषा कौन? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इन ऑप्शन में, और ऑप्शन है हमारे पास में फारसी, तुर्की, उर्दू और अरबी। तो दोस्तों सही आंसर जो है हमारा वो है फारसी। फारसी जो है उस समय की दरबारी भाषा मानी जाती है, राजभाषा हुआ करती थी और राजकाज के जो सारे कार्य हैं, चाहे अदालत के हों चाहे दरबार के हों, वो सारे जो हैं इसी भाषा में हुआ करती थी। दोस्तों मुस्लिम विजाता जब भारत में आए तो उसी समय से इसका जो है प्रारंभ हो चुका था। ये उस समय के चाहे शासक वर्ग हो, अमीर वर्ग की भाषा यही थी, उन्हीं के द्वारा जो है इनको संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में पूरनमल, मालदेव, रणसांगा या फिर हेमू। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर है वो है हेमू। हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमू या फिर हम इसे कहते हैं हेमराज। काफ़ी प्रसिद्ध रहे थे ये भी। और अगर इतिहासकारों के स्रोतों के हिसाब से बात करें तो हेमू जो था वो वैश्य हुआ करता था। क्या था? वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार के अंदर नमक बेचने का कार्य किया करता था। इस्लाम शाह जब आया तो उसने उसे अपनी सेवा में ले लिया और आदिल शाह के समय तो उसका सम्मान और पद जो है वो और भी बढ़ गया था। दोस्तों आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से जो है प्रभावित होकर के उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया और आदिल शाह की तरफ से ये मानते हैं उसने 24 युद्धों में भाग लिया और 22 युद्धों में विजेता रहा था। दोस्तों
बाद में देखिएगा दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य के नाम से स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से स्वतंत्र शासक उसने घोषित किया। और देखिए 5 नवंबर 1556 की बात करें, युद्ध हुआ था पानीपत का। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर जो है इसका मुकाबला मुगलों के साथ होता है। हेमू पराजित होता है, पकड़ा जाता है और बैराम खां जो है उसका सर काट देता है। इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों सही आंसर हमारे पास में कौन सा हो गया? हेमू हो गया। अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते? ऑप्शन है हमारे पास में हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा हुआ करते थे। मुगल सेना के अंदर सबसे ज्यादा जो है हिंदू सेनापति हुआ करते थे और ये मानते हैं कि लगभग 33% जो है वो हिंदू सेनापति हुआ करते थे। मराठों के समय की बात करें, मराठों की संख्या की बात करें तो वो भी आधे से ज़्यादा हुआ करती थी। अकबर के काल के अंदर ये 16% तक हो गया था और शाहजहां के समय में ये 24% हुआ करता था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे सही जो ऑप्शन है वो हमारे पास में कौन सा है? औरंगजेब है। मुगल सम्राट अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी, तो वो औरंगजेब के द्वारा की गई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो है हमारा कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? अनारकली का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, रबिया उद दुर्रानी का मकबरा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राबिया उद दुर्रानी का मकबरा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में इसको बनवाया था। कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में। उसकी पत्नी थी और पत्नी का नाम था राबिया उद दुर्रानी। उसी के मकबरे का निर्माण जो है वो 1678 में करवाया था दोस्तों। औरंगजेब के द्वारा ये बनवाया गया था। औरंगजेब के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इसे अपने बीबी का मकबरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसकी जो स्थापत्य कला शैली है वो ताजमहल के आधार पर थी, यानी लेकिन उतना अच्छा तो ये बना हुआ नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं, ताजमहल की नकल किसे कहते हैं, तो उसका यही आंसर मानते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, धर्मत का जो युद्ध है वो किन के बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, बाबर और अफगानियों के बीच में, औरंगजेब और दारा शाह के बीच में, अहमद शाह दुर्रानी और मराठाओं के बीच में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ये उज्जैन के पास में, एमपी के अंदर उज्जैन के पास में देखिएगा धर्मक नामक स्थान है। वहाँ पर जो है ये युद्ध हुआ था 15 अप्रैल और 1658 को जो है ये युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। इसमें देखिएगा युद्ध के अंदर जो विशेष बात आती है, जसवंत सिंह जो है वो दारा शिकोह की तरफ से भाग लेता है और जो मुराद था उसने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था दोस्तों। इसमें औरंगजेब की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी और दारा शिकोह की जो दुर्बलता है वो इसी के द्वारा प्रकट होती है दोस्तों। ये काफ़ी ऐतिहासिक युद्ध है। कई बार तो इसका स्थान भी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों। एमपी के अंदर है ये स्थान, उज्जैन के पास में है। अगले प्रश्न की बात करें, मुगल प्रशासन में सद्र उस सुदूर क्या हुआ करता था? विदेश मंत्री था, रक्षा मंत्री था, धार्मिक मामलों का मंत्री था या मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हुआ करता था धार्मिक मामलों का मंत्री। तो धार्मिक मामलों के मंत्री को हम क्या कहते थे? सद्र उस सुदूर कहा करते थे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को क्या कहते थे? केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता था वो क्या कहलाता था? वाकिया ए नवीस, सद्र उस सुदूर कहलाता था, दीवाने आला कहलाता था या मीर बख्शी कहलाता था? इसका जो सही आंसर है वो है दीवाने आला कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान ए आला कहलाता था, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नुहे सिपहर जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, दारा शिकोह है या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया? ये डायरेक्ट फैक्ट के ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जो सही आंसर है वो है अमीर खुसरो। अगले प्रश्न की बात करें, रज़्मनामा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है दोस्तों? पंचतंत्र का है, रामायण का है, महाभारत का है या फिर कथा सरित सागर का है? हमें बताना है कि रज़्मनामा जो है वो किसका फारसी अनुवाद है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है महाभारत का फारसी अनुवाद माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, इंडो इस्लामिक जो कला है उसका सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण हमें बताना है। कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है,
या फिर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, या फिर फतेहपुर सीकरी का पंचमहल है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को इसका पहला उदाहरण जो है माना जाता है इंडो इस्लामिक कला का। दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न जो संबंधित थे मुग़ल प्रशासन से। इसमें देखिएगा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जैसा इन सभी को हमने मुग़ल काल के रूप में ही देखा है। दोस्तों अभी देखिएगा ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो नेक्स्ट टेस्ट के अंदर भी जो है अपने इसी के विषय में बात करेंगे, मुग़ल काल के ही कुछ प्रश्नों को और देखेंगे दोस्तों। और उसके बाद में अपने बात करेंगे भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के संबंध में। ये यूनिट जो है वो आपकी काफ़ी लंबी यूनिट है, या मैं ऐसा कहूँ सबसे लंबी यूनिट अपने इसको मान सकते हैं। आगे जो अपनी यूनिट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है दोस्तों, फैक्चुअल भी हैं और काफ़ी सीमित भी है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा असीमित टॉपिक हैं, इनमें से बहुत बड़ा जो एरिया है इतिहास का वो आ जाता है। जैसे हम कहें कि 18 सितंबर की क्रांति और इसके साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो देखिएगा सारा कुछ ही आ गया, कुछ बचा ही नहीं इसके बाद में। तो लगभग इतिहास जो है वो इसमें आ जाता है, इसलिए काफ़ी बड़ी यूनिट है। 2-3 दिन का समय इसमें ज़्यादा ही लगने वाला है, लेकिन आप चिंता ना करें। पहली यूनिट होगी, दूसरी होगी, इन दोनों के सिलेबस को भी हमने जिस प्रकार से पूरा कर लिया है उसी प्रकार से ये भी टेस्ट अपने हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल भी हम मुग़ल काल के विषय में ही बात करने वाले हैं, और हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन उपयोगी लगे हों, तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो अपने उसमें ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्लासेज आपके लिए हैं दोस्तों, आपके अध्ययन के लिए हैं। तो आप हमें देखिए जो भी रिस्पॉन्स हैं वो ज़रूर दिया करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिएगा, कल कुछ और प्रश्नों के साथ में हम बात करेंगे मुग़ल काल के विषय में। तब तक ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।